नमस्कार, घटना चक्र में आपका स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। रोज बरोज की तरह कुछ खास मुद्दों के साथ एक खास पैनल के साथ। सबसे पहले देखते हैं क्या कुछ खास है एजेंडे में। सत्ता और विपक्ष के बीच चल रहे हैं बयानों के तीखे तीर, लेकिन बड़ा सवाल लंबित पड़े बिल कैसे हो पाएंगे पास। और आपके वादों से मुकरे सीएम केजरीवाल बोले आधे भी हो जाएं पूरे तो होगी बड़ी बात, लेकिन बड़ा सवाल क्या वादे सिर्फ चुनाव जीतने का हथियार। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले जिस तरीके से दो खास एजेंडे हमारे साथ हैं। पहला मुद्दा, संसद में जिस तरीके से कामकाज चल रहा है, आगे चलकर के सवाल फिर से उठने लगे हैं कि अगर इसी तरीके से विवादित बयान, विवादित एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप रहेंगे तो तमाम बिल जो पेंडिंग पड़े हुए हैं वो पास कैसे होंगे, कैसे कामकाज होगा। चलिए, इस पर जरा तमाम जो बयान आए हैं उसको आपको सुनाते हैं और उसके बाद तमाम खास मेहमानों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा गया भूमि अधिग्रहण कानून को लेकर के, गिरिराज सिंह के बयान को लेकर के, सबसे पहले वो सुनते हैं। उन्होंने पहले ही इस विषय में खेद व्यक्त किया, उसके बारे में किसी ने जिक्र किया नहीं। इससे मेरा मन में दुख हुआ। ऐसा उन्होंने कहा, उनका मेरा दुख बताया। मैंने कहा भाई हो गया, अच्छा हो गया। कोई माफ़ी मांगने से कोई छोटा नहीं होगा। माफ़ी मांगने से व्यक्ति सचमुच में पब्लिक का नज़र में बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अपने कभी कभी गलती होता है किसी के द्वारा, एक बार उसको स्वीकार कर गया तो इश्यू खत्म। फिर भी वो इसलिए दुखी था, उन्होंने कहा जब मैं उसी दिन मैंने खेद व्यक्त किया, फिर उसके बारे में फिर हाउस में उठाना, फिर पॉलिटिकली मुझे वो लोग एम्ब्रास करना चाहते थे, ऐसा बता रहे। मैंने कहा भाई नाउ इश्यू इज ओवर, डोंट फील। We don't do anything because of political reasons, and we don't criticize individuals also. We go on policies and principles. Thank you. And just now somebody was telling me when I said Congress criticizing us an ordinance is like devils quoting scriptures. तो किसी का नाम के बारे में नहीं है. That is about the party. So similarly, our attitude will be like that. And they have the habit. They demand us that our minister should offer apology, but they forgot that their own senior leaders have called Pradhan Mantri as Duryodhana, and then one minister has called Pradhan Mantri earlier as Napumsaka, former external affairs minister, and then what not. But they do all these things and still they raise the issues. कांग्रेस पार्टी लगातार इसको गुमराह कर रही है। कांग्रेस के नेता 2 महीने के बाद विदेशों से आए और ज़मीन पर उतरे और उनने ज़मीन की बात की। आज फिर वो गायब हो गए। एक दिन आए पैराशूट जैसे और दूसरे दिन चले गए। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी केवल निराशा के कारण, फ्रस्ट्रेशन के कारण किसानों को और गरीबों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। और जल्दी ही कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में किस प्रकार से गरीब किसानों का शोषण करके ज़मीन एक्वायर्ड की गई और बाद में ये ज़मीन बड़े बड़े बिल्डर को कैसे बेची गई, इसका हरियाणा का मॉडल और उत्तर प्रदेश में भी जो मुलायम सिंह जी और मायावती जी की सरकार ने भी किया है, उसकी डिटेल जानकारी हमारे तरफ से हम प्रकाशित करके जनता के सम्मुख लाएंगे। लैंड एक्विजिशन जो होती है उसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं, पब्लिक इंटरेस्ट, पुअर इंटरेस्ट, सोशल इंटरेस्ट और फार्मर और पुअर इंटरेस्ट। और दूसरी ओर जो है वो कारपोरेट इंटरेस्ट, इंडस्ट्री इंटरेस्ट और रिच इंटरेस्ट। हमारी 5 अमेंडमेंट और जो बाद में हमने अमेंडमेंट पार्लियामेंट किए कि हर परिवार को एक को नौकरी मिलेगी, 6 भी जितनी भी हमारी अमेंडमेंट है वो एक भी देश के उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को किसी प्रकार की सहायता नहीं करती। पूरी तरह पब्लिक इंटरेस्ट, पुअर इंटरेस्ट, फार्मर इंटरेस्ट और सोशल इंटरेस्ट के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए और सबसे बड़ी बात है सिंचाई के लिए। और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने जजमेंट में गुजरात सरकार के ऊपर जो लैंड एक्विजिशन का जो काम किया था उसकी तारीफ की थी और उसका अनुकरण करना चाहिए, ऐसा जजमेंट दिया था। हमने तो ये पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, बाहर भी कहते रहे। जहाँ पर हमारी सीट है पार्लियामेंट में, वहाँ से खड़े होकर हमने विरोध किया था पहले भी, और आज भी हम चाहते हैं कि इसका ज़्यादा सुविधाएं हमारे किसानों को दिया जाए। आखिरकार वो है देश के अन्नदाता। अब उनके साथ सलूक अगर अच्छा नहीं होगा तो देश के साथ हो नहीं सकता। अपोजिशन को बिना साथ लिए गए कोई कानून बन नहीं सकता। अगर ज़बरदस्ती आपको बनाना है तो ज़बरदस्ती जो कानून बने उसकी हालत इतिहास ने दिखाया, इमरजेंसी के दौरान हो या कोटा हो या जो भी। तो अब ये ज़बरदस्ती मत करिएगा, बुला के सलाह मशवरा करके हमारी बात को समझिए,
हम आपकी बात को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज जो ये ऑर्डिनेंस जो लाया, जो बिल में रूप में बदला है, इसके अंदर ऐसे प्रावधान हैं जो हम समझते हैं कि किसानों के हक में नहीं है और इस वजह से ना देश के हक में, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। चलिए इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, सांसद जेडीयू के। हमारे साथ मौजूद है रमेश चंद्रतन जी, नेता भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की। हमारे साथ एफआई इस्माइली साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। उपेंद्र प्रसाद जी हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार। इन सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल उपेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे, अब जो स्थिति देखने को मिल रही है, क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं इस बजट सत्र के दूसरा जो सत्र चल रहा है, 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिस तरीके से बयानबाजी, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, इस कुछ उम्मीदें हैं आपकी? पिछले 2-3 साल से बहुत गलत परंपरा बन गई है कि विपक्ष जो इतना हल्ला करता है कि सत्र नहीं चले जी। तो इसके लिए किसी पार्टी विशेष को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि जब पिछली सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, उसमें तो पूरा का पूरा सत्र ही बर्बाद हो जाता था। लगातार 2 सत्र बर्बाद हुआ, फिर तीसरा सत्र लगा कि बजट सेशन भी बर्बाद होगा, तो फिर सरकार ने कुछ कंप्रोमाइज़ किया। 2G वाले में संसदीय समिति का गठन किया गया। उसमें प्रणव जी बोलते थे कि गठन करने से कोई फायदा नहीं है, सही साबित हुआ, कोई फायदा नहीं हुआ गठन करने से। मतलब उतना हल्ला हंगामा करके आपने 2 सत्र बर्बाद करके जेपीसी का गठन करवाया, उससे क्या रिजल्ट निकला? कुछ नहीं रिजल्ट निकलेगा, सुनी रिजल्ट निकला। उसमें जो कुछ भी कार्रवाई हो रही है, जो भी सजा मिलेगी या नहीं मिलेगी, वो अदालत से होगी, वो जेपीसी का कोई मतलब नहीं। तो वो है जो उसी परंपरा को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ा रही है। तो यह पूरी जो हमारे जो राजनीतिक प्रक्रिया है, पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उस पर एक ये बहुत भद्दी टिप्पणी है। इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं, सभी पार्टियों को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदाराना रुख दिखलाना चाहिए। और हमें लगता है कि ऑल पार्टी मीटिंग है, उसकी संख्या और बढ़ानी चाहिए। जब भी बजट का सेशन चल रहा हो, तो उसके पहले सभी पार्टियां हैं जो कि अपने अपने संसदीय दलों की बैठक बुलाती है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, बार-बार बुलाना चाहिए, ताकि बहुत सारे झगड़े हैं जो संसद में दिखाई पड़ते हैं, ऑल पार्टी मीटिंग में वो सुलझ जाएं। तो इसका महत्व तो रहता है, क्योंकि हर बार जो है बैठक बुलाई जाती है, कहा जाता है बजट को सुचारू रूप से चलाया जाएगा, लेकिन जब सत्र शुरू होता है तो सबकी अपनी राजनीतिक मजबूरी होती है, उसका कुछ फायदा होता है? नहीं, कुछ नहीं होता। अगर देखिए संवाद होगा तो उसमें कुछ फायदा तो होगा ही। हमें नहीं लगता है कि अगर संवाद करने का शून्य फायदा होता है, संवाद से ही हल निकलता है। अगर आप संवाद नहीं करेंगे तब तो उसी कोई संभावना ही नहीं है। संभावना अगर कहीं है तो संवाद में भी है। तो ये प्रधानमंत्री को भी चाहिए कि जितने भी विपक्षी नेता हैं उनके साथ हैं, जो कि लगातार कम्युनिकेशन में बने रहे हैं। हमें याद है कि यूपी की जब सरकार थी तो लाल कृष्ण आडवाणी यही चाहते थे कि भाई इतना सत्ता पक्ष और विपक्ष में इतनी दूरी हो जाती है कि लोग टॉकिंग टर्म में भी नहीं रहते हैं आमतौर पर। तो उनका कहना था कि उन्होंने राहुल गांधी को एक बार सलाह दी थी, और ऐसे भी बहुत बार बोले थे कि जो बीजेपी हम मुख्य विपक्षी पार्टी है, तो कांग्रेस नेता को, यूपीओ को चाहिए कि लगातार हम लोग में संपर्क बनता रहे, बातचीत होती रहे। तो इस तरह से एक मैकेनिज्म क्रिएट करना चाहिए कि प्रधानमंत्री हैं तो जो बड़े बड़े पार्टियों के जो नेता हैं, 3-4-5 नेता हैं, उन लोगों के साथ कभी 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीना में मिलते रहें, ताकि बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो। और कोशिश करें से इस मामले में जो भी हंगामा हो रहा है भूमि अधिग्रहण विधेयक के लिए, इसमें बहुत भारी गलती की है भारतीय जनता पार्टी ने। उसको पहले ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके उसको रखना चाहिए था, कोशिश करनी चाहिए थी। और जो अध्यादेश लाया गया था उसके पहले लोगों को बतला देना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं और क्या विरोध हो रहा है। तभी क्या हो गया कि उस समय जो अध्यादेश लाया गया था, हालांकि 8-9 संशोधन भी कर दिए गए हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि ये वही है। तो इसके लिए है जो कि ये सरकार को जिम्मेदारी से निभाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो भी बड़े निर्णय जिस पर कि बड़ा कन्फ्लिक्ट हो सकता है,
उसमें सब लोगों को कॉन्फिडेंस मिले। हो सकता है वो नहीं माने, लेकिन उस बातचीत में लोगों को पता चल जाता है कि ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं। अपना पक्ष रखिए, उसके बाद ये लाइए, पहले आप ले आते हैं, उसके बाद हंगामा होता है। चलिए इस पर जो है हम रमेश जी से पूछेंगे, लेकिन उससे पहले नीता जी आपसे जानना चाहेंगे, आप ये जिस तरीके से दो बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, दो बड़े ग्रुप हैं, एनडीए और यूपीए, सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन जैसा कि अभी उपेंद्र जी बता रहे थे, कुछ समय से ये परंपरा बन गई है कि सत्र को ना चलने देना, चाहे वो आपका समय रहा या फिर अब नई सरकार बनी है उसका समय चल रहा है। क्या कुछ बीच का रास्ता हो सकता है? अब कोई बाहर, संसद के बाहर भी कोई बयान देता है, उस पर भी कहा जाता है प्रधानमंत्री आए, प्रधानमंत्री स्पष्टीकरण दे, इस बात को लेकर के 2 दिन गुजर जाते हैं, फिर बाद में सुलह होती है, फिर कोई दूसरा मुद्दा आ जाता है। कैसे चलेगा? क्या बीच का रास्ता हो सकता है? देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि संसद जो है वो एक ऐसा स्थल है जहां पर एक लोकतंत्र में हर एक को, जो वहां चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, उनको अपनी बात रखने का पूरा मौका दिया जाता है। और वो अपनी बात नहीं रखते, वो किसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो उनकी बात वहां रखते हैं। और यदि बात जायज हो और वो पूरी तरह से उसमें दम हो, तो मुझे लगता है कि वो रखने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। और खास तौर से इतने अहम मुद्दे जिन पर कि हजारों करोड़ों लोगों का जिनका भविष्य जिस पर निर्भर करता है, उन मुद्दों को तो पूरी तरह से, पूरी तेजी के साथ मुझे लगता है संसद में जरूर रखना चाहिए। क्योंकि कोई भी मुद्दा संसद में अगर कोई भी काम टेकअप करना है, तो उससे जरूरी होता है कि जिन इतने करोड़ों लोगों का जिस मुद्दे से जिनका ये आपकी बात सही है। मैं इसलिए इस मुद्दे पे मैं मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो छोटे छोटे बयान होते हैं, कई बार उसको लेकर के भी हंगामा इतना होता है कि इस पर क्लैरिफिकेशन पीएम दें, इस पर ऐसा होना चाहिए। जो छोटे बयान कहने को तो एक सेंटेंस का हो सकता है, पर उसका जो इम्प्लीकेशन होता है, बात उसकी होती है कि कितना उसका जो इम्प्लीकेशन है वो कितना महत्वपूर्ण है, कितना अहम है, और उसका क्या मैसेज जाएगा। तो अगर बयान इतना भयंकर हो, ऐसा रूप ले वो बयान कि जिसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम हो, तो मुझे लगता है कि ये बयान कहीं से छोटा नहीं कहलाया जाएगा। और इस पर जितना कड़ी से कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। तो ऐसे बयानों को आप सोचते हैं कि माफी मांगना काफी नहीं है और वो किनारे कर दिए जाए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस तरह के बयानों को नजरअंदाज किया जाना चाहिए। और उनके लिए जी ऐसे ही मतलब हंगामा होते रहना चाहिए। हंगामा नहीं होना चाहिए। अव्वल तो ऐसे बयान आए नहीं, और अगर आ गए तो अगर माफी मांग ली तो क्या उसके बाद उसको खींचा जाना चाहिए? इस तरह के बयानों की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ की गई थी। नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आने वाला था, कई बार आपके यहाँ के जो विदेश मंत्री रहे, नपुंसक बोला गया, फिर अभी आया दुर्योधन बोला गया, इसका तो अंत ही नहीं है। दोनों तरफ से क्या नहीं बोला गया, बंदर बोला गया, क्या बोला गया, बहुत सारी चीजें दोनों तरफ से हो रही है। मेरा कहना यह है कि इसको अगर संसद के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने माफी मांग ली है, तो क्या ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है? क्या नहीं, माफी तो किस तरह से, वो माफी कब मांगी उन्होंने? आज जब ये बात उठी है सामने, अव्वल तो जो इतने रिस्पॉन्सिबल कोई अगर सांसद आता है तो उसके ऐसे बयान, उसकी एक ऐसी ओछी मानसिकता को दर्शाते हैं, ऐसे बयान आने ही नहीं चाहिए। और यदि आए तो पूरी जो सुचारू रूप से उसका, पहली बात तो ऐसे बयानों का खंडन होना चाहिए, और केवल उन्हीं की तरफ से नहीं जिन्होंने ऐसी बयानबाजी करी, बल्कि उनके लीडरान की तरफ से अवश्य उसका खंडन होना चाहिए, जिससे कि ऐसा विश्वास हो सके लोगों में कि हाँ, इनको इस बात का दुख है, और बाकियों को भी ऐसा मैसेज मिल सके कि आने वाले समय में ऐसी बातें टॉलरेट नहीं की जाएगी। गुलाम साहब, आपसे जानना चाहेंगे क्या हल हो सकता है जो स्थिति देखने को मिल रही संसद में? देखिए, इसका बहुत क्लियर हल है। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और एक संविधान से बंधा हुआ देश और देश का नागरिक है। जिस तरह देश में पैदा होने के बाद रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य का अधिकार है, उसी तरह देश के नागरिकों को अच्छी जबान, अच्छी भाषा, अच्छे संस्कार का उल्लेख हमारे संविधान में है। बिल्कुल। आपने महसूस किया होगा इधर 4 महीनों से ऐसी ऐसी बातें की हैं लोगों ने, जो शपथ लिए हैं उस शपथ के
को खुली चुनौती दी उन्होंने, और ऐसी वैसी चुनौती नहीं दी, बल्कि देशवासियों को उन्होंने एक तरह का मैसेज देने का प्रयास किया है कि ये जो कुछ है, सत्ता, सरकार, संविधान से हम ऊपर उठ गए हैं। तो जब ये मानसिकता डेवलप कर जाएगी तो हमको लगता है कि यह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए और देश के एकजुटता और अखंडता के लिए और विकास के लिए सबसे ज्यादा घातक है। और संक्षेप में मैं ये बताऊं जी, पर बयानों के तीर तो आपकी पार्टी से भी बहुत चले। शरद यादव साहब के बयान को लेकर के हंगामा हुआ, काफी हंगामा हुआ। शरद यादव ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया सदन में या सदन से बाहर। आज जिस भूमि अधिग्रहण की बात हो रही है और जिस पर घेरी का काम शुरू है, आपको याद होगा कि जब हम एनडीए में थे तो यही आदरणीय श्री शरद यादव के नेतृत्व में यूपीए के खिलाफ, किसानों के पक्ष में, गरीबों के हक में जमीन बचाने के लिए गोलबंदी हुई थी और यह कहा गया था कि किसानों के हितों को और उनके पावर को सुरक्षित रख करके आप लाओ। आज वही सवाल फिर खड़ा हुआ है। तो सवाल यह है कि अगर सरकार चाहे, ठीक है हमारे भाई साहब ने, कि मिल बैठकर बात करें ना, तो लीड ले जाने के लिए और एक नई लंबी लकीर खींचने के लिए आप देश के गरीब और किसानों को खींच दीजिएगा तो लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले लोग चैन से तो बैठेंगे नहीं, वो तो उठेंगे जी। और यही वजह है जी। आज अगर सरकार बड़े दिल से, खुले दिल से किसानों के हितों को लेकर सामने आ जाए तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी अपोजिशन की पार्टी तो देश के विकास के विरोधी है। सरकार तो लगातार कर रही है कि विपक्ष सुझाव दे, हम ये इसमें और बदलाव करने को तैयार हैं। सुझाव अखबारों में बयान देना और है और सदन में सुझाव मांगना और है जी। तो सदन में नहीं, मैं आपको पिछला इतिहास याद दिला दूं। जब आपको क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर पूरे देश में जी। एक हमारे छात्र सड़क पर थे और करीब करीब 5 दिनों तक सदन में सारा विपक्ष गोलबंद होकर के क्षेत्रीय भाषाओं की सुरक्षा के लिए और क्षेत्रीय भाषाओं में बच्चों को जगह देने के लिए, स्थान देने के लिए आवाज उठाते रहा। लेकिन इस पर सरकार ने क्या किया देश के सामने है। उसी तरह से जो अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई है और अब इस पिक्चर पर कोई कितना हो इसी एनडीए ने आज से कुछ ही साल पहले चले किसानों के पक्ष में खड़ा हुआ था और देश स्तरीय बंद हुआ था। चलिए अभी अब आज का चर्चा का विषय थोड़ा दूसरा है कि कैसे काम चलेगा, क्या सत्र ऐसे ही बर्बाद होंगे। एक इस्माइली साहब आपसे जानना चाहेंगे जो कुछ हो रहा है उसे आप कैसे देख रहे हैं, उसके बाद रमेश चंद्र जी से थोड़ा सवाल जवाब करते हैं। सरकार में वो है, देखिए सबसे पहले जो मैं डिबेट समझ पा रहा हूँ और जो चीजें निकल के आई हैं और जो बयानात आपने दिखाए हैं जी, उसमें 2 चीजें बहुत क्लियर है। पहला चीज तो ये है कि देखिए संसद में विपक्ष का काम सवाल उठाना है। आप संसद में विपक्ष के सवाल उठाने पर सवाल नहीं उठा सकते। वो संसद के गरिमा के, लोकतंत्र के गरिमा के खिलाफ है। पहली बात तो ये समझे। जिस तरीके से ये बयानात अभी आए हैं वो यही दर्शाते हैं कि भाई जो सत्ता पार्टी कर रही है आप सब उसके साथ हो जाएं, आप सब उनके साथ हाँ मिलाएं। ये कौन सा लोकतंत्र है? ये कौन सा लोकतंत्र की मैंने शुरुआत है या इसका जो है आप ये समझिए किस दिशा में आप ले जाना चाहते हैं। पहली बात तो ये तो ये मान के चलें कि संसद में अगर विपक्ष अपना सवाल उठाती है, प्रश्न उठाती है, उसके लिए आवाज उठाती है तो उसको सुनना चाहिए, उसको समझना चाहिए और उस पर अमल भी करना चाहिए। जी। पहली बात तो ये। दूसरी बात आपने कहा गिरिराज सिंह जी का जो बयान आया, देखिए एक बात बहुत क्लियर है विपुल जी, वो ये है कि हमारे देश के नेताओं का महिलाओं के प्रति क्या मानसिकता है ये बहुत क्लियर कट समझ में आता है। महिलाओं के प्रति उनका कितना सम्मान है, महिलाओं के प्रति उनका क्या सोच है, ये बिल्कुल सामने आता है। हमारे जेडीयू गुलाम साहब बैठे हैं, अभी शरद साहब ने बोला था, बहुत हंगामा हुआ था पूरे देश में महिलाओं के बात को लेकर के। और बहरहाल तो ये 2 चीजें बहुत क्लियर है। और मेरे हिसाब से कि भाई ये
जो है लोकतंत्र में विपक्ष का और उनके आवाज भूमिका होनी चाहिए। चलिए इस पर भी जो अगला विषय है, लोकतंत्र के बारे में आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी में कितना लोकतंत्र है, इस पर जरा एक ब्रेक के बाद जो हम आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो है रमेश जी आपसे जानना चाहेंगे, अब जो कुछ चल रहा है, जो कुछ स्थितियां बन रही हैं, आपको नहीं लगता सरकार की भी एक जिम्मेदारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले, सदन में कामकाज बेहतर हो सके? जैसा कि अभी उपेंद्र जी कह रहे थे कि अगर इसी बिल को लेकर के इतना टकराव शायद नहीं बढ़ता अगर आप पहले ही इस पर चर्चा कर लिए होते। एकदम से ऑर्डिनेंस आया, लोगों को तमाम, आपने बाद में 9 बदलाव किए और आप कह रहे हैं और बदलाव हम कर सकते हैं। अगर ये काम पहले हो जाता तो शायद टकराव की स्थिति इतनी ज्यादा नहीं होती। एक तो ये भू अधिग्रहण वाला बिल है और दूसरा बयानबाजी का मुद्दा है, दोनों चीजें हैं। सबसे पहले तो यह है कि कांग्रेस के लोग देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ साथ जैसा कि जेडीयू के गुलाम साहब एक जनता परिवार भी है, एक वृद्धा आश्रम बन गया है जी, तो उनके पास एक्चुअली अपना अस्तित्व कैसे बचाएं, तो इसके लिए देश की जनता को मैं पूछना चाह रहा हूं। 2013 में बिल आया जी, 2013 में जो बिल आया और अभी का जो बिल आया है उस बिल के बारे में विशेषकर कहा गया देश की जनता को कि किसानों की जमीन को अभी राहुल बेचारे वो अभी भी जो भाषण दे रहे थे तो रामलीला मैदान में कि किसानों की जमीनों को जबरदस्त हड़पा जा रहा है। बहुत आश्चर्य की बात है कि अभी बिल अभी पास नहीं हुआ और जमीन को हड़पने कौन पहुंच गया, पोजीशन लेने कौन पहुंच गया? क्या आपने 2013 का जो बिल जो आपने पास किया क्या उसमें जो है आपने आज तक वो पोजीशन लिया? क्या एग्जीक्यूशन हुआ? कुछ नहीं हुआ। अगर जनता का मंजूर था बोले दिया, बोले जो है आप, मैं तो लास्ट राउंड है, आप तो सारा राउंड हो गया पूरा। नहीं, दूसरा चीज एक है कि भूमि अधिग्रहण बिल में पहली चीज तो ये है कि इन्होंने जनता को गुमराह कर रहे हैं कि किसानों की जमीन को, उसमें एक प्राविधान है कि सबसे पहले तो जो बंजर जमीन पड़ी है उस बंजर जमीन के प्रति सरकार उसका अधिग्रहण का जो स्वरूप है, जो कृषि भूमि नहीं है। दूसरी चीज यह है कि जो किसानी जमीन है, किसानी जमीन को अधिग्रहण करने से पहले उसमें आपत्तियां हैं। आपत्तियों में खुला प्राविधान है कि जो उसका मुआवजा है वो 2013 के मुताबिक 4 गुने के लिए खुला प्रावधान दिया गया है। इसके बावजूद एक बार इन्होंने बड़ा चर्चा कर दी कि कोर्ट जाने का लिए उसको जो है वंचित कर दिया गया है। ये गलतफहमी है। जो 9 संशोधन आए उसमें ये भी है। ये अपनी जिम्मेदारियों के बारे में बताइए, क्योंकि आप सरकार की क्या जिम्मेदारी है? भूमि अधिग्रहण पर बहुत सारी चर्चा मैं आ रहा हूं उसी पर जी। तो एक तो यह है कि ये भूमि अधिग्रहण बिल को किसानों के विकास, देश की जो चौमुखी विकास है उस पर बाधा डालने के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। खामखा बेवकूफ बना रहे हो, जल्दी ये नंगे होंगे। दूसरा चीज एक और है कि कि शैतान की तरह भाषण दे रहे हैं। ये पार्लियामेंट जो पार्लियामेंट सिस्टम है एक कानून का मंदिर है, देश का मंदिर है, आस्था है। पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में इस देश की पार्लियामेंट की गरिमा को रखने के लिए वाजपेयी जी ने भी अपना एक देश का एक इतिहास बनाया और अभी माननीय मोदी जी ने भी आकर के अपना नतमस्तक होकर के दिखाया। लेकिन ये जो अपने को जो हमें सिखा रहे हैं इसी पार्लियामेंट में किस तरह की भाषाएं लोगों की यूज होती रही हैं और जो विपक्षी दल के साथ साथ कांग्रेस साथ साथ बराबरी करने में लगे हुए हम दूसरा एक और भी मतलब उनसे हमने आमंत्रित इस बिल पे भी तब भी आमंत्रित किया, आज भी है। आप चर्चा करें, सुझाव भी दें। भाषा के ऊपर जो हंगामा हो रहा है, भाषा के ऊपर मैंने कहा ना कि भाषा के ऊपर कतई पार्लियामेंट्री लैंग्वेज होनी चाहिए, इसमें चाहे हमारा हो चाहे पराया हो। लेकिन उसकी परंपरा जो 6.5 दशक तक कांग्रेस ने चलाया है, चाहे देश की हालत है चाहे संसद की हालत है, जो बद से बदतर जो किया है उसके जिम्मेदार ये है जिसको आज खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। और जहां तक हमारा कोई साथी कोई अगर वो करते हैं हम उसको कतई हमारी पार्टी या सरकार कतई स्वीकार नहीं करती। इनके यहाँ तो ऐसा भी नहीं है और जब भी कोई बात आती है उस पर कह दिया जाता है कि उनकी इंडिविजुअल कैपेसिटी में है। दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि वो खुला छोड़ रखा है तो वो अपनी भाषा अपने तरीके से बोलते हैं। लेकिन हमारी पार्टी में अनुशासन सिस्टम है, सरकार में भी है और आपके वो तो देखने को मिल रहा है कि पीएम प्रधानमंत्री के लगातार बोलने के बाद आपके नेताओं के बड़बोलेपन बंद नहीं हो रहे हैं। खबर आती है कि रोए नहीं रोए इस पर बहस हो रही है। इस तरह की जो भी बयानबाजी करी हो, चाहे महिलाओं को लेकर के, चाहे
धर्म को लेकर के क्या अभी तक कोई भी एक भी एक्शन किसी के खिलाफ लिया गया? इस जब से ये आपकी सत्ता आई है, आपकी पार्टी सत्ता में आई है, जब से एक भी अगर एक्शन लिया गया हो तो मुझे बताइए। नोटिस भी दिए गए, बहुत संक्षेप में आपको नोटिस भी दिए गए हैं संसद को। नोटिस देना तो देखिए उनको कंडेम भी किया गया है। गुलाम साहब बहुत संक्षेप में, क्योंकि अब दूसरा विषय आम आदमी पार्टी का, उस पर हम जाएंगे। बहुत संक्षेप में आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। अगर एक्शन ले लिया गया होता असंसदीय भाषाओं पर जी, तो हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी के माननीय सांसदों ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल इस 4 महीने में किया है और जिस तरह से पार्लियामेंट की गरिमा को गिराया है, मैं समझता हूं कि इसकी नौबत ही नहीं आती। गुलाम साहब अभी कल परसों जेडीयू में आए होंगे, मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा हूं आपके उसमें, और बॉस को मेरे गहरे संबंध है। मैं कल परसों से नहीं आया हूं, माफ करेंगे। क्षमा करना, उम्र भी नहीं होगी आपकी, और उसमें जनता दल में राष्ट्रीय महासचिव था। हमारे बॉस का जो माननीय शरद जी का जो हाल है वो तो आपने अभी हमारे पार्टी के उन्होंने सुना दिया। शरद यादव ने कोई भी लालू जी का हाल नहीं, लालू जी से और शरद यादव से तो एलर्जी भारतीय जनता पार्टी को होगी ही। नहीं, ये तो इन दोनों नेताओं से तो बहरहाल आपको एलर्जी होनी ही है। कहाँ बोल रहे हैं? मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, देश के सामने बोल रहा हूँ, गुलाम साहब सामने बोल रहा हूँ आपके। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद एक और विषय पर चर्चा। आम आदमी पार्टी में क्या हो रहा है? जी हाँ, पहले तो जो तमाम दिग्गज नेता थे उनको रात में 12 बजे बाहर का रास्ता दिखाया गया, और उसके बाद आज अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर 40 से 50% भी काम कर लिया तो बड़ी बात होगी। छोटा सा ब्रेक, इसी पर चर्चा छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज बात करेंगे आज के दूसरे मुद्दे की, दूसरे एजेंडे की। जी हाँ, केजरीवाल साहब ने कहा कि अगर वो 50% काम भी पूरा कर लेते हैं तो भी बड़ी बात होगी। सवाल यही, एक तरफ तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, जरा पहले वो बयान सुनाते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। ये जनता जो ऊपर चढ़ाती है, 5 साल में जूते भी मारती है, तो कहीं 5 साल, लेकिन आज कॉन्फिडेंस है कि 5 साल के अंदर 100% नहीं तो कम से कम 40-50% तो हम लोग पूरा कर देंगे। और ये कोई 100% नहीं तो 40-50% तो हम पूरा कर ही लेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ गुलाम रसूल बलियावी साहब हैं, सांसद जेडीयू के। हमारे साथ मौजूद है रमेश चंद्रतन जी, नेता बीजेपी की। नीता मिश्रा जी हैं, नेता कांग्रेस पार्टी की। FI इस्माइली साहब हैं, नेता आम आदमी पार्टी के। उपेंद्र प्रसाद जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उपेंद्र जी, ये जो नया ट्रेंड है, हालांकि होता ये जब से मुल्क आज़ाद हुआ तब से ही होता है। अमित शाह कहते हैं कि हम वाकई में एक्चुअल में पैसा नहीं देंगे, ये तो जुमला होता है। अरविंद केजरीवाल जो कि अब तक दावा कर रहे थे सबसे अलग हैं, और अब ये बात कह रहे हैं कि 40% भी अगर हो गया तो हमको लग रहा है 40% हो जाएगा। ये क्या वजह है कि क्यों इस तरीके से लोगों के साथ पहले वादे किए जाते हैं और तोड़े जाते हैं? उसके बाद जो कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी में, उस पर भी चर्चा आपसे जानना चाहेंगे। जिस तरीके से रात को 12 बजे लोगों को निकाला गया, उस पर भी टिप्पणी, और ये जो चल रहा है ट्रेंड, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये चुनावी वादे हैं। पहले तो चुनावी वादों को सीरियसली लिया ही नहीं जाता था। बहुत हमें लगता है 2-3 चुनाव से इन वादों को लोग सीरियसली लेने लगे हैं। जब कंप्यूटर, लैपटॉप बटने उठने वाली बात हुई, तो पहले घोषणा पत्र के बारे में लोग जानना भी नहीं चाहते थे, सिर्फ एक ही हो जाता था। तो ये जो घोषणा पत्र के जो वादे हैं, इधर पिछले 3-4 चुनाव से सीरियसली लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें इतने सारे वादे कर दिए जाते हैं कि जो वास्तव में सारे पूरे नहीं हो सकते। इसमें फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस होता है। जिन वादों को पूरा करने के लिए धन चाहिए, वो धन उतना होगा नहीं, तो फिर कहाँ से बना पाएंगे? कितने कॉलेजेस बना पाएंगे, कितने स्कूल बना पाएंगे, कितने हॉस्पिटल्स बना पाएंगे? तो ये जो समस्या है कि फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस। लेकिन ये अगर ऐसा ईमानदारी से कह रहे हैं कि 40-50% भी अगर हमने काम कर लिया तो वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि होगी। क्योंकि आजकल किसी भी पार्टी की सरकार ने, किसी भी गठबंधन की सरकार ने आज अब तक अपने वायदों का 50% पूरा नहीं किया है। और हम तो ये बोलते हैं सिर्फ एक वादा को पूरा कर लें
70 वादा शायद किया गया है। भ्रष्टाचार, दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त कर देने का वादा ही पूरा कर दिया जाए, जिसमें हमें लगता है कोई बहुत फाइनेंशियल एप्लीकेशन नहीं है, इस वादा को पूरा करने के लिए बहुत धन लगाने की जरूरत नहीं है। एक वादा अगर पूरा कर दें तो हमें लगता है वही काफी है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक वादा पूरा करेंगे, उसी वादे के साथ लगभग 40-50% वादा अपने आप पूरा हो जाए, क्योंकि बहुत सारे जो दूसरे होते हैं वो भ्रष्टाचार से संबंधित होते हैं। और हमें लगता है कि अभी तक का जिनका सरकार का है, बिजली की स्थिति बेहतर हुई है, मतलब उसमें तो वादा निभा दिया। पानी का सप्लाई भी बढ़ा है, जहां जहां कनेक्टेड लाइन जो लगा हुआ है, पाइप लगा हुआ है, और वाटर माफिया पर रोक लगा है। वाटर माफिया है जो इसका करीब 40-45% पानी जो जल बोर्ड का है वो टैंकर से उठा लेता था और बेचता था 1,000 रुपये, 1,500 रुपये, 500-600 रुपये टैंकर बेचता था। तो वो जो लगता है उस पर अंकुश लग गया है। उसके बाद है पानी का सप्लाई बढ़ा है, तो पानी में उन्होंने किया। दूसरा है कि बिजली में किया। तो हमें तो लगता है कि जो हो रहा है उसका स्वागत करना चाहिए और केजरीवाल का उत्साह बढ़ाना चाहिए। भाई ठीक है, आप 50% ही कर दीजिए, 40% ही कर दीजिए। और दूसरी बात है कि जो इंटरनेट डेमोक्रेसी की बात आप कर रहे हैं, कि भारत में लोकतंत्र का जो विकास हुआ है, क्योंकि बहुत सारी पार्टियां, उसमें डेमोक्रेसी नहीं है बहुत। तो जो अनडेमोक्रेटिक माहौल बना हुआ पार्टियों का, तो उसमें अगर एक पार्टी है जो ऑड मैन आउट हो जाएगा तो फिर उसको मुश्किल हो जाएगा सरवाइव करना। क्योंकि हम जनता दल का देख चुके हैं, समाजवादियों की स्थिति देख चुके हैं, कम्युनिस्टों की स्थिति देख चुके हैं। कम्युनिस्ट करीब 10-12 पार्टियां होगी, समाजवादियों की करीब 10-12 पार्टियां होगी। उसी तरह से इन्होंने जो थोड़ी कड़ाई की है, मैं इसको भी गलत नहीं मानता। असली है कि केजरीवाल का जो परफॉर्मेंस होगा सही है कि गलत है। बाकी मेहमान भी हमारे साथ हैं, लेकिन इस बीच जो कुछ रात में 12 बजे घटा, उस पर योगेंद्र यादव ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनाते हैं। उसके बाद इस चर्चा को आप जरा आगे बढ़ाते हैं। मैं हैरान हूँ क्योंकि पिछले कई दिन से मामला इसी दिशा में बढ़ रहा था। अब आपको कोई आपके ही घर से घसीट के बाहर निकाल दे तो कैसा लगेगा, और उसके बाद आप पे कैमरा लगा के पूछे कि आपकी पहली प्रतिक्रिया। शुरू में कुछ गुस्सा आता है, ये निकालने वाले कौन होते हैं, क्या कमेटी है, ये कोई तरीका है। गौरव रहा इतने खूबसूरत लोगों के साथ काम करने का। चलो जो रहे घर को संभाल के रहे, थोड़ा ठीक रखे, उसे अच्छा रखे। चलिए इस्माइल साहब, दर्द सुना आपने योगेंद्र यादव का। क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? एक एक करके जितने भी लोग संस्थापक सदस्यों में रहे हैं, लगभग आपने धीरे धीरे करके लोगों को किनारे लगा दिया। क्या सिर्फ अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी बन के रह गई है? क्या कुछ हो रहा है आपकी पार्टी के अंदर? विपुल जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, जो आपने पहला प्रश्न उठाया जी, जो पहला प्रश्न आपने उठाया कि अरविंद केजरीवाल ने जो बयान दिया 40% के काम वाला, जैसा कि अभी हमारे उपेंद्र जी ने जवाब दिया आपको। आप देखिए, आम आदमी पार्टी में अभी तक जो ट्रेंड रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, वो केवल अनाउंस करते हैं, जनता के काम की चीजों को अनाउंस करते हैं। आम आदमी पार्टी जनता के मुद्दों पे जमीन पर जाके जनता के लिए काम कर रही है। सर्वप्रथम आप देखिए कि अभी हमने परसों ही मोहल्ला सभा का आयोजन किया है। ये हिंदुस्तान में पहले किस्म का मोहल्ला सभा है। समय थोड़ा कम है, मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल है आपका दो चीजों को लेकर के। एक तो ये कि अगर 40% ही काम करना था तो उन 40% को ही रखते, बाकी चीजों के लिए तमाम पार्टियां थी। आप नई सोच लेकर के आए थे। लोगों को जिन लोगों का राजनीतिक व्यवस्था से भरोसा उठ रहा था, उन लोगों ने आप पर भरोसा किया। 70 में से 67 सीटें दी, अब आप कह रहे हैं 40% हो पाएगा। उसके बाद से दूसरा सवाल जो लोकतंत्र को लेकर के है, इन दोनों मुद्दों पे आपकी बहुत संक्षिप्त में और बहुत टू दी पॉइंट टिप्पणी चाहते हैं। 40% देखिए, कल क्या होगा ऐसे किसी कुछ पता नहीं होता है, मगर जो सरकार है वो अपने जो उन्होंने 70 वादे हमने पूरे किए थे, 70 हमने वादों का जो मैनिफेस्टो बनाया था, हम उसी वादों को पूरा करने के लिए सही दिशा में जा रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि अभी ये मोहल्ला सभा हमने कराया है पटपड़गंज में, 3 मोहल्ला सभा, जहां पहली बार जनता से पूछ के हम बजट बना रहे हैं। अच्छी बात है। तो ये प्रक्रिया तो पहली बार हुई है, तो इसका तो स्वागत होना चाहिए। उसका स्वागत कर रहे हैं। जब मुझे याद है विपुल जी, इन्होंने मोहल्ला सभा तब भी करी थी जब मैनिफेस्टो बनाया था, और तब भी ये कहा था कि हर विधानसभा की अलग अलग नीड है, उसके हिसाब से हम काम करेंगे। तो दोबारा से ये मोहल्ला सभा बनाना और फिर उसके लिए बजट बनाना, ये तो पहले ही जनता के सामने इस बात को रख चुके थे। के लिए आप कहते हैं हमने जनता से पूछ करके प्लान बनाया है सारी। मैं बता रहा हूँ, जब आपका घोषणा पत्र आया
यही अरविंद केजरीवाल थे, उनसे सवाल भी पूछा गया, उनसे कहा गया कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो इम्प्रैक्टिकल हैं, वास्तविकता में 5 साल में ऐसी नहीं हो पाएंगी। उन्होंने कहा हमने पूरा खाका तैयार कर लिया है, पूरी हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, सीसीटीवी कैमरे में बहुत सस्ते में मिल जाएंगे, ये चीजें ऐसी हो जाएंगी। बाकायदा उन्होंने टू दी पॉइंट बताई चीजों को। अब वो कह रहे हैं 40% भी कर लेते हैं तो बड़ी बात होगी। विपुल जी, एक चीज और कहना चाहूंगी, जब इनका मैंडेट आया था, जब पता लगा 67 सीटें इनके लिए आ गई, उसी समय आपको याद होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी ने कहा था कि इट इज स्केरी। शायद उनको इस बात का आभास तभी हो गया था कि जो जितने वादे उन्होंने किए हैं उसमें आज ये 40% कह रहे हैं, जब कि अभी इतने वर्ष बाकी हैं। अभी तो 3 महीने में आप 40 पे आए हैं, ऐसा तो नहीं आने वाले समय में और 10 जी। मैं आपको बताऊं, चलिए राहुल जी, ये विपुल जी, ये बहुत ही ईमानदार और एक बहुत ही ऑनेस्टी का स्टेटमेंट है। आप उसको उस टर्म में देखें, सरकार जो 70 वादे किए हैं उसके दिशा में काम कर रही है, उसमें उन्होंने स्टेप्स उठा लिया है। बिजली पानी का वादा किया था उसको उन्होंने इमीडिएटली कम कर दिया। आप जितने सरकार ने वादे किए हैं इसका दूसरा पहलू भी कर रही है। इस्माइली साहब, नहीं इस्माइली साहब, नीता जी, एक छोटा सवाल मेरा है। अभी इसका एक दूसरा पहलू भी है। उन्होंने इस बयान में ये भी कहा कि जब तब हमें लग रहा था ये जो हम बोल रहे हो कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपके मन में भी डाउट था कि हम लोगों को लुभाने के लिए तमाम चीजें फर्जी या झूठ बोल रहे हैं, ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब उनको ये लग रहा है कि हाँ भाई इतनी चीजें बोल दी हैं तो 40% तक हो सकता है हो जाए। अभी वो 40 बोल रहे हैं, 3 महीने हुए आपकी सरकार को, हो सकता है साल भर 2 साल बाद आप कह दें कि नहीं 20% अब लग रहा है, क्योंकि हमने कुछ ज्यादा ही घोषणाएं कर दी थी। सवाल ये भी है, इसका दूसरा पक्ष ये भी है, आप कह रहे हैं ईमानदारी की बात, हर चीज में आप ईमानदारी। मैंने अभी सरकार के चीजों को देखा है, जो सरकार में सबसे बड़ी और जरूरत की चीज होती है वो है इंटेंशन, आपकी नीयत। 65 साल में कांग्रेस ने यहाँ राज किया, आप देखिए क्या काम हुआ जनता का। जनता के छोटे छोटे काम इतने परेशानियों के हैं। सुनिए आप देखिए, सबसे बड़ी अपनी पार्टी का बताइए, रात को 12 बजे जो 4 लोगों को जो भी घोषणाएं हुई, क्या इतनी जरूरत थी? सुबह कर देते घोषणा, जो धीरे धीरे करके आपकी पार्टी के जितने दिग्गज नेता थे आप उनको किनारे कर रहे हैं। बहुत लोग ये कह रहे हैं, तमाम विपक्ष के नेता ये कह रहे हैं कि जितने लोग अब सिर्फ अरविंद करने वाले हैं या जी सर बोलने वाले हैं वही लोग पार्टी में रहेंगे। जो लोग उनके डिसीजन पे, उनके निर्णयों पे सवाल उठा सकते हैं, उनसे असहमति जता सकते हैं, उनको बाहर किया जा रहा है। कितनी सच्चाई है इसमें? और आप बात करते हैं डेमोक्रेसी की। जी विपुल जी, पीछे जो घटनाक्रम हुई है ये देश के सामने है, दिल्ली के सामने है। मैं ये पार्टी का इंटरनल मामला है, मैं इस पर बहुत ज्यादा आपको मतलब इस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। सब कुछ सार्वजनिक हो रहा है, मगर इंटरनल मैटर कैसे हो रहा है, और इसमें ये पीछे ये देखिए देश के सामने है, जनता के सामने है। तो अब मैं इस पर कुछ ज्यादा गहन करना, जहां फंसे वहां आप ज्यादा बोलेंगे नहीं, ये तो गलत बात है। बताइए कम से कम हो क्या रहा है, क्या आगे का क्या एजेंडा, और कितने लोगों को निकालेंगे भी आप, ये तो बताइए कम से कम। निकालने की, ये देखिए पार्टी का इंटरनल मसला है, उन्होंने इंटरनल इसका डिसीजन लिया है और कुछ सोच समझ के डिसीजन लिया होगा। और अरविंद जी जैसा देखिएगा, इस समय जनता जो है वो ये चाहती है कि सरकार काम करे और जनता के हितों का काम हो। अगर हम इन चीजों में उलझे रहेंगे तो जनता का काम नहीं कर पाएंगे। हमारा इस समय जो मेन मोटो है वो जनता का काम करना है और जनता को, दिल्ली की जनता को राहत पहुंचानी है, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है। राहत अरविंद केजरीवाल साहब को पहुंचानी है क्या? रमेश जी कैसे देख रहे हैं आप जो कुछ हो रहा है? ऐसा है कि इनके परिवार में से ये कहा आंतरिक मामला, लेकिन 4 दीवारी में अगर होता तो आंतरिक सरहद होती, लेकिन ये तो आप सरहद पार कर गए। और स्वयं जो दूसरा ग्रुप है वो खाप पंचायत, तो खाप पंचायत का कोई संविधान नहीं होता, कोई नियम नहीं होता। मोहल्ला सभा की बात कर रहे थे, खुद घर की सभा तो बेचारे कर नहीं पा रहे हैं। उनके प्रश्नों को बेचारे वो योगेंद्र जी जो है कितना दर्द लेकर के बैठे थे, उनको कम से कम सुन भी लिया जाता। और दूसरी चीज, एक और चीज, देश के लोग सारी पार्टियां झूठ बोलती हैं, आप झूठ नहीं बोलते। 0 बजट पर चुनाव लड़ना चाहते थे, 14.5 लाख का आपने शपथ पत्र दाखिल किया, और पूरे देश को मालूम है कि सबसे ज्यादा चुनाव लड़ने का बजट कितने क्या है। और तो और दूसरों के खाते चेक करवाना चाहते थे, और अपने खातों को तो जो पैसा आया उसके बारे में बताना भी नहीं चाहते। और तो और कहना चाहते थे कि मेरे पास शीला दीक्षित के पास पूरा बक्सा भर के सारा वो है, लेकिन साबित नहीं करूंगा। ये झूठ का पिटारा अपने आप ही खुलने लगा है। ये जो पार्टी है, मैंने वो जनता पार्टी का स्वरूप देखा है, मायावती, मुलायम सिंह, देश की जितनी क्षेत्रीय पार्टियों का है, और क्षेत्रीय पार्टियां छोड़िए, कांग्रेस भी 0 पे सिमट गई। इस तरह के जो हालात है इनको बहुत जल्दी निपटने पड़ेंगे। और कोई बात
ये अभी इन्होंने एक चीज कही है, मैं दो ही चीज में 70 वायदों में से 2 वायदे इनके गंभीर वायदे जो है, एक तो इन्होंने कहा कि जो है 5 साल में 1.5 लाख CCTV लगाएंगे, वाईफाई कराएंगे, कहीं से कोई शुरुआत नहीं हुई है। तो दूसरा कहते हैं कि बजट, अब वो वाली बात हो गई कि न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। ये तो जो है पानी बिजली के चक्कर में ये देश को जो है दिल्ली को गुमराह करने का काम है। वो दिल्ली की जनता अभी आपके टीवी चैनल में डिबेट्स में आ रहा था, कुछ को दिखाया, कुछ को पानी वाले दिखाया, उन्होंने कहा कि हमारा बिल तो उतना ही है, हमारे बिल पे कोई गुंजाइश नहीं है। 100 दिनों में 15 लाख रुपया जनता को देने का वादा किसने किया था रमेश जी? आपस में एक दूसरे में इसी बात के लिए आप लोग कॉम्पीट करिए, कौन कितना ज्यादा कितना जो हमने वादा किया था वो सब्सिडी आखिरकार तो जनता ही जो वादा किया था वो भी जो आप जब भी आम आदमी पार्टी वो भी चल रही है, कहा जा रहा है कि आप ये तो दिल्ली और देश की जनता को मालूम है, मालूम है, वो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, आपको भी देख रहे हैं, हमको भी देख रहे हैं। आप तो 2.5 साल में आपको हंस रही हो गया, मोहल्ला महासभा करना चाह रहे, गुलाम साहब और नेताजी, गुलाम साहब ऐसा है कि बिहार की जहां तक बात है, जो आम आदमी पार्टी में बताइए सर, हमें किसी पार्टी पर नहीं, बिहार की जनता कंप्लीटली सवाल सर आप पार्टी के साथ है, आपके सवाल का मैं जवाब दे रहा हूं। बिहार की जनता आप पार्टी के साथ है, आप सुन लीजिए बड़े भाई। चले, समय कम है इसलिए थोड़ी सी आतुरता है। मैं आपका बिल्कुल समय नहीं लूंगा, बस संक्षेप और एक शब्द में कि बिहार की जनता ने पिछले लोकसभा में जितने लोगों ने डिडोराए पीटी थी, बस घर बैठे 15 से 20 लाख और शपथ लेते ही 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा। अब ये सारी चीजें खुल गई हैं और बिहार की जनता नीतीश कुमार को खोने नहीं जा रही है। इसको अगर किसी मन में किसी के है कि कोई फिगर, कोई फेस, कोई चेहरा या कोई डमरू बजा करके कोई चमत्कार कर ले, इतना बड़ा गठबंधन क्यों बनाया? ये जो गठबंधन बना आपका विषय, भाई साहब जो गठबंधन बना है आम आदमी पार्टी, ये आम आदमी पार्टी, एक सेकंड, राजस्थान की सरकार ने कितना काम किया सर? भाई साहब इस्माइल साहब जी, एक मिनट की मोहलत दे दीजिए। आम आदमी पार्टी को जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन किया था और नहीं, जरा सा सुन लीजिए, कम से कम जिस ईमानदारी के साथ केजरीवाल जी ने अपनी बात स्वीकार की, उसी ईमानदारी के साथ काश भारत के प्रधानमंत्री ये स्वीकार कर लेते कि हमने जो कहा था काला धन वापस लाने का, वो मेरे बूते से बाहर की चीज है। हमने जो कहा था 1 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी देने का, वो मैं नहीं दे सकता। चले नेताजी, इन्होंने सच्ची बात तो स्वीकार कर पार्टी भारत सरकार जुमले पर नहीं चलती। नेताजी फाइनल टिप्पणी बहुत संक्षेप में, 10 महीने में क्या किया ये बताइए जी, अपनी बात रखिए, काम बता दीजिए जनता, आपने जनता के लिए क्या हो। चले रमेश जी इस्माइल साहब, नेताजी को सुन लीजिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से आए दिन केजरीवाल सरकार के खिलाफ, चाहे शिक्षक हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो या कोई भी तबका हो, जिस तरह से आंदोलन बढ़ते जा रहे हैं उनके खिलाफ और जिस तरह से अपने वादे पूरे करने में नाकामयाब हो रही है ये आप पार्टी की सत्ता, तो वो दूर नहीं जब इनके कहे हुए हर वक्तव्य पे जनता का पूरी तरह से विश्वास खत्म हो जाएगा। एक बार जनता ने पुनः इनको मौका दिया था, इनको पूरी तरह से अपने वायदों को पूरा करना चाहिए था, पर अपने वायदों को पूरा करने में ये पूरी तरह से नाकामयाब हो रहे हैं। विपुल जी, मुझे इसका जवाब देने दीजिएगा। दे दीजिए बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि नेताजी को और जो भी नेता हैं कांग्रेस के दिल्ली में, उनको जनता के प्रॉब्लम के बारे में, समस्याओं के बारे में मालूम ही नहीं है। जनता के प्रॉब्लम और समस्या के बारे में मालूम होता और उसके ओर वो ध्यान दिए होते, कांग्रेस का ये हश्र नहीं हुआ होता जो 0 सीट लगे कांग्रेस का हुआ है। और ये समय बताएगा, नेताजी को जवाब देना चाहिए, और ये समय बताएगा, नेक्स्ट इलेक्शन 5 साल बाद आएगा, आप देख लीजिएगा, ये समय बताएगा कि जनता का काम किसने किया 5 साल में। 5 साल में आम आदमी पार्टी वो काम करेगी जो 65 सालों में कांग्रेस ने नहीं किया। हमने तो 15 साल में दिल्ली में जो करके दिखाया है, आपको तो एक तो उसका चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम साहब, रमेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, नेताजी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, इस्माइल साहब बहुत बहुत शुक्रिया, उपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए तो फिलहाल घटना चक्र को यही समेटते हैं, लेकिन अपने आप में सवाल बड़ा है कि जब चुनाव में वोट मांगने हो तो तमाम वादे होते हैं, और जैसे चुनाव खत्म होते हैं तो किसी के लिए जुमला बन जाता है, तो किसी के लिए सिर्फ
हाफ वादे ही पूरे करने की बात। घटना चक्र में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जान टीवी।